हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि इस चर्चा का उद्देश्य केवल सवालों को रटना नहीं है। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? सही उत्तर है शारदा और खखरा। अब इसे याद रखने के लिए ना इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हम्म। मतलब उन नदियों की तुलना किसी प्राचीन किले की दीवारों से कीजिए। जैसे पुराने समय में किले के बाहर गहरी खाइयां होती थीं, वैसे ही शारदा और खखरा नदियां पीलीभीत के बाघों के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि वन्य जीवों के लिए ये प्राकृतिक सीमाएं इतनी अहम क्यों होती हैं। ये नदियां सिर्फ सीमा नहीं बनाती, बल्कि मानव बस्तियों और जंगली जानवरों के बीच एक बफर जोन भी बनाती हैं। हाँ, एक सुरक्षित दूरी तय हो जाती है। सही कहा। और साथ ही ये उस पूरे टाइगर रिजर्व के लिए ताजे पानी का एक निरंतर स्रोत भी है। इससे वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है। बहुत बढ़िया। अब इसी संरक्षण के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रश्न 2, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? सही उत्तर है 1972। 1972 ये साल बहुत खास है। वही तो मैं सोच रहा था, ये 1972 का साल इतना खास क्यों है? देखिए, 1970 के दशक का ये दौर भारतीय पारिस्थितिकी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी और शिकार अपने चरम पर था। अच्छा। तो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो पहला सख्त कानूनी कदम था, जिसने शिकार पर रोक लगाई, जानवरों को कानूनी सुरक्षा दी गई। किशनपुर को इसी अधिनियम के तुरंत बाद अभयारण्य घोषित करना ये इस बात का प्रतीक था कि संरक्षण के लिए अब गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब ये प्रकृति को बचाने की एक नई कानूनी शुरुआत थी। लेकिन हमारे इतिहास में प्रकृति को हमेशा केवल कानून से नहीं देखा गया है, भावनाओं से भी देखा गया है। जी। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? सही उत्तर है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। मतलब ये नाम ही कितना काव्यात्मक लगता है। सच में यही तो इस नाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है, चंद्रमा की चमक। ये नाम सिर्फ एक जलधारा का नहीं है, ये उस शांति और पवित्रता को दर्शाता है जो जंगलों के बीच से बहती हुई नदी में दिखाई देती है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल एक संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि एक कलात्मक नजरिए से देखते थे। क्या बात है। अब जंगलों और नदियों से निकलकर थोड़ा पक्षियों की बात कर लेते हैं। प्रश्न 4, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है बलिया। सुरहा ताल। हाँ। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइबेरिया से बलिया तक का इतना लंबा सफर ये छोटे छोटे पक्षी बिना किसी आधुनिक नेविगेशन के कैसे तय कर लेते हैं? अरे, ये तो प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। मतलब साइबेरिया में जब सर्दियां चरम पर होती हैं ना, और सब कुछ बर्फ से कट जाता है, तब ये पक्षी भोजन की तलाश में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। और रास्ता कैसे याद रखते हैं? वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तारों की स्थिति और नदियों के रास्तों का उपयोग करते हैं। बलिया का ये जो सुरहा ताल है, यह इन मेहमान पक्षियों के लिए सर्दियों में एक सुरक्षित और गर्म आश्रय स्थल का काम करता है। वाह, प्रकृति की अपनी एक अलग ही व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का एक और शानदार उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। हाँ, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक बहुत विशाल जिला है। जी, लेकिन दुधवा में ऐसा क्या खास है जो इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाता है? दुधवा असल में तराई क्षेत्र का वो मुकुट है जहां नेपाल की तलहटी से बहकर आने वाली नदियां एक बहुत ही समृद्ध और दलदली पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। अच्छा, दलदली इलाका। बिल्कुल। और यहाँ की लंबी और घनी घास बाघों को छिपने के लिए एकदम सही माहौल देती है। साथ ही यहाँ हाथियों और गैंडों का भी एक मजबूत आवास है। अपनी इसी विविधता के कारण इसे राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया गया है।
समझ गया। लेकिन इन सब विशाल जंगलों को संभालने के लिए एक जमीनी व्यवस्था की भी जरूरत होती है, और शायद इसीलिए हमारा अगला तथ्य सामने आता है। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? सही उत्तर है 25 नवंबर 1974। हाँ, जैसा कि हमने अभी 1972 के अधिनियम की बात की थी ना, तो 1974 में इस वन निगम की स्थापना उसी कड़ी का अगला हिस्सा था। मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एकदम सही। नियम तो बन गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर पेड़ों के संरक्षण के लिए या अवैध शिकार रोकने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। वन निगम ने इसी जिम्मेदारी को संभाला। तो ये था हमारी इस क्लास का पहला हिस्सा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं रामसर स्थलों की तरफ, जो अक्सर परीक्षा में ट्रैप बन जाते हैं। प्रश्न 7, पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। दूसरा कथन है, यह गोंडा जिले में है। सही उत्तर है 1 तथा 2 दोनों। पार्वती अरंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। मैं यही पूछने वाला था, ये रामसर स्थल होने का वास्तविक मतलब क्या होता है? देखिए, रामसर असल में ईरान का एक शहर है, जहां 1971 में दुनिया भर की आर्द्र भूमियों, मतलब जो दलदली जमीनें होती हैं, उन्हें बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। अच्छा। तो जब किसी जगह को रामसर स्थल घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जगह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। पार्वती अरंगा जैसे इलाके पक्षियों के लिए एक बहुत बड़े आरामगाह की तरह होते हैं, जहां उन्हें भोजन मिलता है। सही कहा। अब एक ऐसे सवाल की बात करते हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर है नवाबगंज, इलाहाबाद। ये बहुत आम गलती है जो विद्यार्थी कर बैठते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये सम्मिलित क्यों नहीं है, क्योंकि नवाबगंज असल में उन्नाव में है, इलाहाबाद में नहीं। विद्यार्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गलत विकल्प जानबूझकर क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ ये खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि विद्यार्थी ने केवल सतही पढ़ाई की है या उसे भौगोलिक स्थानों की सटीक समझ है। इलाहाबाद एक बड़ा शहर है, तो लोग अक्सर तुक्का लगा देते हैं। हाँ। जबकि नवाबगंज, जिसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य है, वो उन्नाव में है। सटीक जानकारी ही ऐसे जालों से बचा सकती है। बहुत सही पॉइंट है। इसी सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं इत्र के शहर कन्नौज की तरफ। प्रश्न 9, लाख बहुशी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कन्नौज। देश के सबसे बड़े पक्षी विहारों में गिना जाता है। मतलब इत्र की खुशबू के साथ साथ पक्षियों का भी बड़ा बसेरा है यहाँ। बिल्कुल। कन्नौज की खुशबूदार हवाओं के बीच ये विशाल आर्द्र भूमि हजारों प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर खींचती है। और परीक्षाओं में ऐसे ही कुछ नाम बाहर के राज्यों से भी ले लिए जाते हैं। जैसे अगला सवाल देखिए, प्रश्न 10, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ तीसरे विकल्प में है चित्रांगुड़ी और चौथे में है उधवा। सही उत्तर है 3 और 4। जी, ये एलिमिनेशन मेथड का बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि राज्य के बाहर के नाम कैसे दिखते हैं। हाँ, क्योंकि चित्रांगुड़ी तमिलनाडु में है और उधवा झारखंड में है। जब आप राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो भाषाई बनावट से भी समझ आ जाता है कि कौन सा नाम किस राज्य का हो सकता है। सही बात है। अब बात करते हैं प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मियों की। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर है महाराजगंज। गिद्धों का संरक्षण आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। हाँ, पर एक समय था जब गिद्ध तो हर जगह दिखते थे आसमान में। फिर महाराजगंज में इसके लिए अलग से केंद्र बनाने की क्या नौबत आ गई? यह एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। पशुओं के इलाज में एक दवा इस्तेमाल होती थी, डाइक्लोफेनाक। अच्छा। जब गिद्ध मरे हुए पशुओं को खाते थे, तो ये दवा उनके गुर्दों को खराब कर देती थी। इसी वजह से उनकी संख्या अचानक खत्म होने लगी। महाराजगंज का ये संरक्षण केंद्र इन्हीं प्राकृतिक सफाई कर्मियों को बचाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। ये तो इंसान की गलतियों को सुधारने का कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐतिहासिक जुड़ाव की तरफ। प्रश्न 12, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है महोबा। महोबा हमेशा से अपने वीर चंदेल राजाओं और उनके बनाए ऐतिहासिक तालाबों के लिए जाना जाता है। हाँ। विजय सागर पक्षी निहार इसी बात का प्रमाण है कि कैसे सदियों पहले किए गए जल संचयन के प्रयास आज भी वन्य जीवों को जीवन दे रहे हैं। इतिहास और प्रकृति का क्या गजब मेल है। इसी तरह एक और जुड़ाव देखते हैं। प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व
निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? सही उत्तर है जिम कॉर्बेट, इसे एक प्राकृतिक गलियारे की तरह समझना चाहिए। मतलब कॉरिडोर। बिल्कुल। वन्यजीव हमारी बनाई हुई राज्य की सीमाओं को नहीं मानते ना। जब उत्तर प्रदेश के जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या बढ़ती है तो वे उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ की तरफ आ जाते हैं। यह उनके लिए एक बहुत जरूरी बफर जोन है। जानवरों के लिए तो पूरा जंगल ही उनका देश है। इसी तरह पानी और पक्षियों का भी एक संबंध है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है समसपुर पक्षी अभयारण्य। यह रायबरेली का समसपुर पक्षी अभयारण्य दलदली क्षेत्रों का एक मुकुट है। दलदली क्षेत्रों का महत्व क्या होता है मुख्य रूप से? ये भूमियां स्पंज की तरह काम करती हैं। जब बारिश का अतिरिक्त पानी आता है तो ये उससे सोख लेती हैं। इससे बाढ़ का खतरा कम होता है और भूजल भी रिचार्ज होता रहता है। मतलब इंसान और पक्षी दोनों का फायदा। तो ये था हमारा पक्षियों का सफर। अब इस सीरीज के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। अगर ये क्षेत्र नम है और वहां बहुत पानी है तो फिर पेड़ पर्णपाती क्यों हैं? मतलब वे अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। तराई क्षेत्र में नदियां पानी तो लाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु में एक लंबा और सूखा गर्मी का मौसम भी आता है। पत्ते पेड़ के शरीर से पानी को भाप बनाकर उड़ाते हैं। इसलिए गर्मी के उन 2-3 महीनों में खुद को सूखने से बचाने के लिए ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रकृति का रक्षा तंत्र है। प्रकृति वाकई बहुत समझदार है और इंसान भी प्रकृति का उपयोग करना जानता है। प्रश्न 16, बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है तेंदू। तेंदू पत्ता विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर नदी की सफाई की बात करते हैं। प्रश्न 17, कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही उत्तर है वाराणसी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो वाराणसी में ये कछुआ वन्यजीव विहार गंगा नदी की सफाई का एक बहुत बड़ा जैविक कदम है। कछुए नदी कैसे साफ करते हैं? मांसाहारी कछुओं की कुछ प्रजातियां नदी में सड़ रहे जैविक पदार्थों को खा जाती हैं। इससे नदी का पानी प्राकृतिक रूप से साफ होता रहता है, बिना किसी मशीन के। अरे वाह, कछुए भी हमारे प्राकृतिक सफाई कर्मी निकले। अब एक ऐसा तथ्य जो नाम से बहुत धोखा देता है। प्रश्न 18, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है? सही उत्तर है पटना पक्षी विहार। हाँ, ये नाम बहुतों को कंफ्यूज करता है। बिल्कुल, मजेदार बात है ना। नाम है पटना पक्षी विहार तो सुनने में लगता है कि ये पक्का बिहार में होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। जी, ये एटा के एक छोटे से गांव पटना के नाम पर है। ये क्षेत्रफल में भले ही सबसे छोटा हो, लेकिन सर्दियों में यहाँ इतने विदेशी पक्षी आते हैं कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा लगता है। सही कहा। अब छोटे की बात हो गई तो सबसे बड़े की बात करते हैं। प्रश्न 19, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है? सही उत्तर है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसका आकार इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये किसी एक जिले में नहीं सिमटा है। हाँ, इसका फैलाव मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर हापुड़ और अमरोहा तक है। बिल्कुल, और ये मुख्य रूप से स्वयं डियर यानी बारहसिंघा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब इसी के ठीक विपरीत एक और तथ्य देखते हैं। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? सही उत्तर है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ललितपुर। ललितपुर अपनी चट्टानी जमीन और सूखे मौसम के लिए जाना जाता है। तो वहां कौन से जीव पाए जाते हैं? सबसे छोटा होने के बावजूद ये बुंदेलखंड की खास सूखी जलवायु वाले जीवों जैसे तेंदुए और विभिन्न प्रकार के हिरणों को सुरक्षित आवास देता है। बहुत खूब। अब एक ऐसे खतरे की भी बात हो जाए जो इंसानों ने खुद मोल लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? सही उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस या सफेदा, इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। पर एक मिनट रुकिए, सफेदा का पेड़ तो हमारे यहाँ हाईवे के किनारे खेतों की मेड़ पर हर जगह दिखता है। अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे इतना लगाया ही क्यों गया? यह एक बहुत ही ऐतिहासिक भूल है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई लालची पड़ोसी हो जो जमीन का सारा पानी चुपचाप सोख ले। लालची पड़ोसी,
ये एनालॉजी बहुत सही है। हाँ, क्योंकि इसे भारत में दलदली जमीनों को सुखाने और कागज उद्योग के लिए लाया गया था। लेकिन ये पेड़ जमीन के नीचे का सारा पानी बहुत तेजी से सोख लेता है और आसपास के पौधों को पनपने नहीं देता। मतलब फायदे के लिए लाए थे और नुकसान हो गया। खैर, अब इस क्लास के आखिरी और महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहां शोध और उपयोग की बात होगी। प्रश्न 22। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है झांसी। कृषि वानिकी मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये आम किसानों को कैसे फायदा पहुंचाता है? इसका सीधा सा मतलब है खेत में फसल के साथ साथ पेड़ लगाना। झांसी बुंदेलखंड में है, जहां पानी की कमी रहती है, तो किसान फसल के किनारों पर लकड़ी या फल वाले पेड़ लगाते हैं। इससे मिट्टी की नमी भी बचती है और आमदनी भी बढ़ती है। बिल्कुल, एक तीर से दो शिकार। शानदार। अब समाज और जंगल के जुड़ाव की बात करते हैं। प्रश्न 23। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? सही उत्तर है 1976। 1976 से पहले जंगलों को सिर्फ सरकारी संपत्ति माना जाता था। अच्छा, तो इस योजना ने क्या बदला? सामाजिक वानिकी का लक्ष्य था समाज के लिए, समाज के द्वारा पेड़ों को लगाना। खाली जमीनों पर स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ लगाए गए ताकि उनकी चारे और लकड़ी की जरूरतें पूरी हों और मुख्य जंगलों पर दबाव कम हो। यानी प्रकृति की जिम्मेदारी समाज को दे दी गई। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा रोमांच की तरफ चलते हैं। प्रश्न 24। राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है इटावा में। इटावा की ये लायन सफारी सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? यह गुजरात के गिर जंगलों से लाए गए एशियाई शेरों के लिए एक अत्याधुनिक ब्रीडिंग सेंटर है। मतलब एक बैकअप प्लान कि अगर कभी गिर के शेरों पर कोई बीमारी का खतरा आए तो यहाँ उनकी आबादी सुरक्षित रहे। और इसके पर्यटन भी बढ़ता है। अब आते हैं इस क्लास के आखिरी तथ्य पर। प्रश्न 25। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है? सही उत्तर है सबाई। सबाई घास मुख्य रूप से तराई और विंध्य के किनारों पर पाई जाती है। और ये कागज उद्योग के लिए इतनी जरूरी है? जी। जो लोग जंगलों के किनारे रहते हैं उनके लिए इस घास की कटाई आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये स्थानीय लोगों को पलायन से भी रोकती है। तो ये सब का क्या मतलब है? दोस्तों, इस तरह हमने 25 प्रश्नों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश का एक शानदार सफर तय किया है। पीलीभीत के जंगलों से लेकर इटावा की सफारी तक हमने पूरे इकोसिस्टम को करीब से देखा। बिल्कुल, लेकिन सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार करने वाली बात है। एक तरफ हमारे पास यूकेलिप्टस जैसे पेड़ हैं जो बिना सोचे समझे लगाए गए और पर्यावरण के लिए खतरा बन गए, और दूसरी तरफ सबाई घास और तेंदू जैसी वनस्पतियां हैं जिन पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। क्या हम विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ एक सही संतुलन बना पा रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हम प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे इस सीखने और समझने के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपनी तैयारी इसी तरह बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।